जय हिंद एंड नमस्कार। पूर्णिमास क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नो फार्मर्स नो फूड, यानी कि अगर किसान नहीं होंगे तो अनाज नहीं होगा। आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं किस विषय को लेकर आप सबके बीच आज उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, यह विषय है फार्म बिल्स के रिपीलमेंट के रिगार्डिंग, यानी कि आज इस क्लास के दौरान हम सभी फार्म बिल्स क्या थे, किस तरीके से वह भारत में इम्प्लीमेंट हुए और बाद में भारत देश की सरकार ने उस पर क्या डिसीजन लिया और उसको रिपील करने की बात कही। आइए इस क्लास में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। ब्रेकिंग न्यूज। On November 19, 2021, Prime Minister Narendra Modi announced to repeal the three contentious agriculture laws that were enacted on September 17, 2020, following the enactment protest by farmers from across the nation। यानी कि आज दिनांक 19 नवंबर 2021 को भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 फार्म बिल्स थे जो कि 2020 17 सितंबर को लागू किए गए थे, उनको रिपील करने की बात कही है। ऐसा गवर्नमेंट ने डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि हमारे देश भारत के कई हिस्सों में जब से ये फार्म बिल्स लागू हुए थे, फार्मर्स यानी कि किसानों ने जगह जगह पर प्रोटेस्ट किया और अपनी बात कही कि कहीं ना कहीं इन फार्म बिल से उनको नुकसान होगा। देश की सरकार ने उनकी बात को हित में रखते हुए इन फार्म बिल्स को वापस लेने का डिसीजन लिया है। साथ ही साथ पीएम मोदी ऑल्सो अपील्ड टू द फार्मर्स टू कॉल ऑफ देयर एजिटेशन एंड रिटर्न होम। साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी फार्मर्स से ये अपील भी की है कि वह अपना ये जो भी एजिटेशन है या जो भी जिस भी तरीके का वो विरोध कर रहे हैं उसको वापस लें और अपने घर जाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं बैकग्राउंड के बारे में, यानी कि अब हम ये जानेंगे कि किस तरीके से फार्म बिल्स जो है भारत में इंप्लीमेंट किए गए, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं जून 3, 2020 की, जिसमें कि एक यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने चेयर किया और साथ ही साथ एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया ये 3 ऑर्डिनेंसेस को भारत के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर यहाँ ऑर्डिनेंसेस की बात की जा रही है तो हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि भारत के अंदर ऑर्डिनेंस जो होते हैं यानी कि अध्यादेश जो होता है वो संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा किसी भी समय इमीडिएट इफेक्ट के साथ भारत में लागू किए जा सकते हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब हो सकता है बेसिकली एक तरह का कानून। चलिए जानते हैं वो क्या क्या ऑर्डिनेंस थे। सबसे पहला जो था वो था एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, यानी कि आवश्यक वस्तुओं से संबंधित था ये ऑर्डिनेंस। दूसरा जो था वो था द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस रिगार्डिंग, यानी कि किस तरीके से जो फार्मिंग प्रोड्यूस होगा यानी कि किस तरीके जो भी अनाज होगा वो उसका किस तरीके से ट्रेड होगा, उसका किस तरीके से लेन देन होगा, इसके रिगार्डिंग ये था। और जो तीसरा था द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। तीसरे वाला जो ऑर्डिनेंस था इसमें किस तरीके से फार्मर्स को एम्पावर किया जाएगा कि वो अपनी फसल जिसको भी बेच रहे हैं या जो भी प्राइस वो डिसाइड कर रहे हैं उसमें उनको कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए थे जिसके तहत उनको प्रोटेक्शन मिलनी थी। इस फार्म ऑर्डिनेंस में इसके बारे में बात कही गई थी। ये तीनों के तीनों जो लॉज थे वो बाद में फार्म लॉज के नाम से जाने गए। चलिए बैकग्राउंड में आगे बढ़ते हुए जानते हैं जून 5, 2020 के बारे में। जून 5, 2020 को हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने तीनों ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया यानी कि पारित किया और जो कि जिसकी वजह से ये जो फॉर्म लॉज थे वो इफेक्ट में आ गए। मैंने पहले भी बताया था कि भारत देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार ऑर्डिनेंसेस को जारी किया जा सकता है। इसका एक प्रॉपर सेट ऑफ प्रोसीजर होता है जो कि अनुच्छेद 123 में वर्णित है। सितंबर 15, 2020 की अगर बात की जाए तो सितंबर 15, 2020 में जो हमारे देश की संसद है जिसमें कि 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें से लोकसभा ने 15 सितंबर 2020 को ये जो फार्म बिल का जो पहले ऑर्डिनेंस था इसको पारित किया। आगे बढ़ते हुए राज्यसभा के द्वारा ये जो फार्म बिल्स के ऑर्डिनेंसेस थे तीनों, इनको 22 सितंबर 2020 को राज्यसभा का अप्रूवल मिला और फाइनली वो तीनों के तीनों बिल्स जो थे वो प्रेसिडेंट को सबमिट किए गए फॉर फर्दर अप्रूवल। बात की जाए 26 सितंबर 2020 की तो ये तीनों के तीनों जो फार्म बिल्स थे इनको प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई, यानी कि उस दिन से ये एक्ट बन गए यानी कि कानून बन गए। साथ ही साथ 27 सितंबर 2020 को ये तीनों के तीनों फार्म बिल्स को भारत के ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया गया और साथ ही साथ उसी दिन से यह भारत में पूर्ण रूप से लागू हो गए। अब
आगे अगर बढ़ा जाए इसमें, सो हुआ क्या कि जब ये सब फार्म बिल्स जब भारत के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिए गए, इसके बाद कुछ समय बीतने के बाद 25 नवंबर के आसपास लगभग कई सारे किसानों ने इन फार्म बिल्स के विरोध में जो है मार्च किया और दिल्ली चलो का नारा लगाया। साथ ही साथ अपनी ये बात रखी कि इन फार्म बिल्स को रिपील कर दिया जाए, यानी कि इन फार्म बिल्स को गवर्नमेंट वापस ले ले। बात करते हैं ब्रीफ अबाउट फार्म बिल्स की, यानी कि ये जो फार्म बिल्स है तीनों के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज लेते हैं कि किस तरीके से या ये फार्म बिल्स एक्चुअल में थे क्या, और गवर्नमेंट का इन फार्म बिल्स के फेवर में क्या कहना था। साथ ही साथ जो फार्मर्स थे या उनके क्या पॉइंट्स थे जिससे उनको ये लगता था कि ये फार्म बिल्स उनके फेवर में नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020 की। यहाँ पर देखिए, उसके पहले जब हम बात कर रहे थे तो उसको हमने कहा था ऑर्डिनेंस, यहाँ पर हम इसको एक्ट क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वो पहली बार भारत में लागू किए गए थे तो राष्ट्रपति जी ने ऑर्डिनेंस के तौर पे लागू किया था, यानी कि वो पूर्ण रूप से लागू था तो भारत के अंदर, लेकिन उसको उसकी पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं मिली हुई थी। जब भी कभी लोकसभा राज्यसभा के बाद बिल पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति की असेंट ले लेता है, उसको एक्ट यानी कि कानून कहा जाता है। उसके पहले अध्यादेश कहलाता है अगर राष्ट्रपति उसको अपनी पावर से जारी करते हैं, इसीलिए यहां पर इसको एक्ट कहा गया है। बात करते हैं प्रीवियस, यानी कि इसके पहले भारत के अंदर एसेंशियल कमोडिटीज़ के बारे में क्या कानून था। बेसिकली इसके पहले 1995 में एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट भारत के अंदर था। बेसिकली क्या था? द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1995 इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दैट वाज एस्टेब्लिश्ड टू इंश्योर द डिलीवरी ऑफ सर्टेन कमोडिटीज़ और प्रोडक्ट्स the supply of which, if obstructed due to the hoarding or black marketing, would affect the normal life of the people। यानी कि जो 1995 का एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट था, जिसके तहत भारत के अंदर इस चीज़ के लिए बैन था, या ये कह सकते हैं कि उस समय किसी भी एसेंशियल कमोडिटी को, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उसको संग्रहित करके रखना या उसको इकट्ठा करके रखना काफ़ी लार्ज अमाउंट में, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो बैन था, उस समय मना था। इस चीज़ के लिए होता क्या था कि जितने भी बड़े बड़े तबके के लोग थे, या जो कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे जिनके पास अच्छा खासा कोल्ड स्टोरेज या अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस रहती थी, वो लोग क्या करते थे कि लार्ज कमोडिटीज़ को क्या करते थे, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, या और भी कोई अनाज हो गया, दाल हो गई, तेल हो गया, इन सब चीज़ों को एक लार्ज अमाउंट में परचेज कर लेते थे सस्ते दाम पर, और उसके बाद अपने पास स्टोर करके रख लेते थे। जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती थी कि जो है, जब मार्केट में उसका प्राइस बढ़ जाता था तब उसको रिलीज़ करते थे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1995 लाया गया था, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास अच्छा खासा स्पेस है, अच्छा खासा पैसा है, वो कोई भी ऐसी कमोडिटी को स्टोर करके अपने पास ना रख सके जो कि पब्लिक के लिए एसेंशियल है। अब बात करते हैं अभी का जो बिल है उसमें क्या है। बेसिकली क्या हुआ कि जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1995 में बातें कही गई थी, उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत, जिसमें सबसे पहले इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ने सीरियल्स यानी कि अनाज को, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स, प्याज, आलू, इन सब चीज़ों को क्या है एसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट से हटा दिया। और साथ ही साथ इन्होंने ये पावर दे दी कि जो भी स्टोर कीपर्स हैं या जिनके पास अच्छा खासा जगह है स्टोर करने के लिए, वो इन चीज़ों को स्टोर करके अपने पास रख सकते हैं। यानी कि उनको ये अधिकार दे दिए गए कि अब आप एसेंशियल कमोडिटीज़ का स्टोरेज कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी कमोडिटी का स्टोरेज आप अपने पास कर सकते हैं जो कि पब्लिक के लिए ज़रूरी है। बस कुछ कंडीशंस लगा दी गई कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज हैं उसके अंदर आप स्टोरेज नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज की बात हो रही है, तो ये क्या क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है कि मान लीजिए हमारा देश किसी वॉर की सिचुएशन में है, या मान लीजिए हमारे देश में कोई क्राइसिस आ गया है या कोई पैंडेमिक आ गया है, जिस टाइम पे ये सारे के सारे एसेंशियल कमोडिटीज़ की ज़रूरत होगी। उस समय किसी के पास ये अधिकार नहीं होगा कि वो स्टोर करे। बाकी टाइम पे वो स्टोर कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने अपने पास काफ़ी अनाज करके रखा हुआ है, अब उसके पास छापा पड़ता है, अगर उससे कोई कहता है कि आपने क्यों स्टोर किया, तो वो कह सकता है कि भाई एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 के तहत मैं एम्पावर्ड हूं, मैं स्टोर कर सकता हूं, इस समय कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस तो है नहीं। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो ये इल्लीगल होगा। बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर में, यानी कि सरकार का क्या पक्ष था या सरकार ने किन बातों को देखते हुए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 लाया था। सिंस लार्ज स्टॉक्स हेल्ड बाय ट्रेडर्स कैन बी आउटलॉड अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1995 एनी टाइम, दे टेंड टू बाय फार लेस
than their usual capacity and farmers often suffer huge losses during surplus harvest of perishables। हमने बताया कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था 1995, उसमें ये बात कही गई थी कि किसी भी तरीके की आप स्टोरेज नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का अनाज या कोई भी ऐसी एसेंशियल कमोडिटी को आप स्टोर करके लंबे समय तक अपने पास नहीं रख सकते। अब इसकी वजह से होता क्या था कि जितने भी जिनके पास अच्छा स्पेस था, जिनके पास अच्छा मतलब स्टोरेज स्पेस था, जो स्टोर करके रख सकते थे, पैसा था कि वो खरीद भी सकें लार्ज अमाउंट में, वो इसलिए नहीं खरीदते थे क्योंकि उस समय स्टोरेज करना बैन था। अब इसकी वजह से होता क्या था कि जिस किसान के पास काफ़ी ज़्यादा अनाज पैदा हुआ, अब वो स्टोर कहाँ करे, क्योंकि हर किसी के पास तो उतनी जगह होगी नहीं कि वो अपने अनाज को लंबे समय तक के लिए स्टोर कर ले। सो बेसिकली इसी के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 को लाया गया। अब इसकी वजह से होता क्या था कि किसान के पास जब ज़्यादा अनाज पैदा हो जाएगा और स्टोरेज कैपेसिटी के लिए ऑर्डर्स नहीं है, सो उसका अनाज क्या होता था, ज़्यादातर फसल उसके पास खराब हो जाती थी रखे रखे। द डीरेगुलेशन थ्रू एसेंशियल कमोडिटी एक्ट amendment will help attract private sectors foreign direct investment into the agriculture sector। अब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो 2020 आया, इसके तहत का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि एक तो लोगों को ये ऑथराइजेशन मिल गया कि वो एसेंशियल कमोडिटीज़ को अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि कई सारे प्राइवेट सेक्टर भी इसमें अपना इनिशिएटिव लेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाएगा, नए नए मतलब स्टोरेज स्पेस बनाएगा, कोल्ड स्टोरेजेस बनाएगा, ठीक है, ऐसी डेवलपमेंट करेगा जिससे आप लार्ज अमाउंट में जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। साथ ही साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होगी, यानी कि बाहर से भी कई सारी कंपनीज़ जो है भारत में इन्वेस्ट करेंगी, बड़ी बड़ी जगहों को मतलब ऑक्यूपाई करके, ज़मीन खरीद करके ऐसे स्टोरेज स्पेस बनाने के लिए। तो एक तो ये फ़ायदा हुआ कि इस तरीके का हमारे पास FDI आएगा, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्शन होगा। दूसरी चीज़ क्या थी कि द इनकमिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट विल हेल्प बिल्ड सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। साथ ही साथ ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, ये जो प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर इनिशिएटिव अपना लेगा, वो क्या करेगा, जब ये कोल्ड स्टोरेज बनाएगा तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि सप्लाई चेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी इंप्रूवमेंट होगा। इसके अगर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात किया जाए, जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था, द क्रिटिक्स एंटिसिपेट दैट द ईजिंग ऑफ रेगुलेशन ऑफ फूड आइटम्स वुड लेड टू एक्सपोर्टर्स, प्रोसेसर्स एंड ट्रेडर्स होर्डिंग फार्म प्रोड्यूस ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन व्हेन प्राइसेस आर जनरली लोअर। यानी कि जितने भी ट्रेडर्स हैं या एक्सपोर्टर्स हैं, वो क्या करेंगे कि जब हार्वेस्ट सीजन होगा, जिस समय प्राइस लोअर होंगे या प्राइस जो है गिरे हुए प्राइस होंगे, उस टाइम पे जो है सारा का सारा एसेंशियल कमोडिटीज़ को खरीद लेंगे और ख़रीद करके अपने पास जो है स्टोरेज स्पेस में रख लेंगे। अगर और उसको बेचेंगे कब, जब उसका प्राइस जो है वो हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये फूड सिक्योरिटी इसका प्रॉब्लम इसमें आ जाएगा। कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का विरोध इसलिए किया गया कि जब किसान की फसल होगी तो ऑब्वियसली उस समय जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स होंगे वो सारा का सारा चीज़ें खरीद लेंगे वहाँ से और अपने स्टोर में स्टोर करके रख लेंगे, और उसको तब तक नहीं बेचेंगे जब तक उसका प्राइस बढ़ जाएगा। दूसरे फार्मर लॉ की, यानी कि द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, यानी कि द एक्ट एम्स एट ओपनिंग अप एग्रीकल्चरल सेल एंड मार्केटिंग आउटसाइड द नोटिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, दैट इज मंडी। यानी कि ये जो दूसरा फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स वाला था, ये क्या है, पब्लिक, जैसा कि होता क्या है कि पहले अभी तक का जो सिस्टम हमारे देश में चल रहा था, उसमें एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी होती थी कि या मंडी, हर डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह पर हमने भी देखा है नॉर्मली मंडीज़ हुआ करती थी, जहाँ पर किसान अपना अनाज लेके जाता था और उसके बाद किसी मिडिल मैन के थ्रू, जिसको कि आड़ती भी बोलते हैं, उसके थ्रू उस अनाज को जो है वो मंडी में बेच दिया करता था, जिसका जो है सरकार ने एक मिनिमम प्राइस डिसाइड करके रखा था, जिसको कि MSP भी कहते हैं। सो ये एक्ट क्या करेगा, एक अच्छा खासा स्पेस देगा किसानों को ये करने के लिए कि वो अपने प्रोड्यूस को कहीं भी बेच सकते हैं, मतलब पूरे इंडिया के अंदर किसी भी जगह पर उसको बेच सकते हैं। यहाँ पर उनको ये पावर दी जा रही थी। द एक्ट सीक्स टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेटेड मंडी एंड अलाउ फार्मर्स टू सेल डायरेक्टली टू प्राइवेट बायर्स। ये एक्ट क्या करता था, जो मंडी की मोनोपोली है हमारे पूरे देश के अंदर की, हर जगह पर इस तरीके की खरीद फरोख्त मंडी के थ्रू ही होती थी, उससे हटकर फार्मर्स को, यानी कि किसानों को एक अलग रास्ता दे रहा था कि वो प्राइवेट बायर्स को भी अपना प्रोडक्ट जो है, जो कि प्राइवेट लोग हैं, जो कि कोई प्राइवेट फर्म है, वो किसी किसान का कोई प्रोडक्ट डायरेक्टली खरीदना चाहती हो तो उसके पास एक अच्छा खासा रास्ता इस एक्ट के थ्रू उसको मिल रहा था।
तीसरी चीज़ क्या थी, इट प्रोहिबिट्स स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम लेविंग एनी मार्केट फी, सेस और लेवी ऑन फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस कंडक्टेड इन एन आउटसाइड ट्रेड एरिया। साथ ही साथ ये जो दूसरा फार्म लॉ था, ये क्या करता था, स्टेट गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करता था, यानी कि रोकता था कि वो किसी तरीके का कोई टैक्स लगा सकें किसी भी किसान पे, अगर वो अपना जो सामान है, अपना जो अनाज है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर उसको बेच रहा है, चाहे वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर रहा हो, चाहे वो जो है ट्रक में लाद करके बेचने ले जा रहा हो, तो इस तरीके के टैक्स और इन सब चीज़ों को लगाने से भी ये जो है जो लॉ था वो जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी रोकता था। बात किया जाए आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, यानी कि सरकार का इसके पक्ष में क्या क्या पॉइंट्स था। पहली चीज़ तो ये थी कि दिस वुड अलाउ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एट मार्केटिंग एंड कंपेटिटिव प्राइस। ये क्या करता था, फार्मर्स को एम्पावर करता था कि वो अपने जो भी उनका अनाज है, जो भी उनकी उपज है, उसको एक कम्पिटिटिव प्राइस पे मार्केट में बेच सकें, यानी कि एटलीस्ट उन्हें उनकी सामान का एक अच्छा दाम मिल सके। दूसरी चीज़ क्या थी, द एक्ट अलाउज फॉर प्राइवेट प्लेयर्स टू बाय द फार्मर्स प्रोड्यूस इवन एट दियर फार्म गेट, यानी कि ये एक्ट अलाउ करता था जो प्राइवेट बायर्स हैं उनको ये पावर देता था कि आप सीधे से जाकर के किसान से आप अपना सामान खरीद सकते हैं, यानी कि भाई किसान का जहाँ खेत है, वहाँ जितनी उपज हुई वो सीधे आप वहाँ जाइए, उससे बात करिए, प्राइस डिसाइड करिए और उसका प्रोड्यूस ले लीजिए। दिस विल अलाउ द फार्मर्स टू गेट बेटर प्राइसेस थ्रू कंपटीशन एंड कॉस्ट कटिंग ऑन ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें किसान को तो फ़ायदा होगा ही होगा, क्यों, अभी ऐसे वो किसान अनाज काटेगा, अनाज काटने के बाद उसको गाड़ी में लादेगा, मंडी तक लेके जाएगा, उसके बाद में वो ढूंढेगा किसी मिडिल मैन को, फिर उसके बाद मंडी में बेचेगा। इन सब चीज़ों से उसका रास्ता थोड़ा सा आसान हो गया कि एक प्राइवेट बायर उसके पास आता है, उसका फसल कटी रखी हुई है और वो उसको फटाफट उसके फसल का रेट देता है और साथ ही साथ वो सारा का सारा सामान लेके चला जाता है। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह का जो है किसान को काफ़ी फ़ायदा बेनिफिट मिलता। तीसरी चीज़ क्या थी, दिस वुड हेल्प रेज रूरल इनकम्स एंड सब्सिक्वेंटली प्रोवाइड एन इम्पिचुअस टू द इकोनॉमी एट लार्ज ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड फ्रॉम द रूरल एरिया। इसमें कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता है कि पहली चीज़ तो क्या होती है कि जो रूरल लेवल पर यानी कि ग्राम लेवल पर जो लोग हैं उनकी रूरल इनकम में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो जाती। दूसरी चीज़ क्या थी कि देश की इकोनॉमी को भी इससे फ़ायदा मिलता, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर वाले क्या रूरल एरियाज़ की तरफ भाग रहे हैं, बहुत सारा रूरल एरिया से डिमांड कर रहे हैं कि अभी मतलब इतनी फसल चाहिए, ये चीज़ चाहिए, आप ये बोइए, आप वो बोइए, हम आपसे ये ले लेंगे, हम आपसे वो ले लेंगे। इस तरीके से काफ़ी फ़ायदा भी देश की इकोनॉमी में होता। अब बात करते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट्स की, यानी कि ये जो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 था, इस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या थे, यानी कि किसानों का क्या पक्ष था। सो बेसिकली द फार्मर्स fear that the new proposed system will end the minimum support price regime, यानी कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे देश में जो मंडी हुआ करती थी या फिर हमारे देश की सरकार के द्वारा हर अनाज का एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस हुआ करता था, यानी कि एक मिनिमम एमएसपी हुआ करता था, यानी कि किसान का फसल का रेट कुछ भी हो, कितना भी बढ़े कितना भी घटे, पर मंडी में उसका अनाज जो है एटलीस्ट एमएसपी पे तो बिकेगा ही बिकेगा, जो रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उससे कम उसको नहीं मिलेगा। तो फार्मर्स को पहला तो डर था ही कि एमएसपी इससे खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज़, दे फियर दैट एनकरेजिंग टैक्स फ्री प्राइवेट ट्रेड आउटसाइड द एपीएमसी मंडीज विल मेक दीज नोटिफाइड मार्केट्स अनअवेलेबल। अब ये जो नया प्रोसीजर लेके गवर्नमेंट आई कि प्राइवेट बायर्स भी जाके किसान से खरीद सकते हैं, तो जो लोअर तबके का किसान है उसको ये डर था कि इससे जो एपीएमसी मंडी वाला जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो होगा वो धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट है उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि जितनी भी मंडीज़ हैं वो सरकारी होती हैं, तो ऑब्वियसली उसमें जितना भी अनाज प्रोक्योर करके रखा हुआ वो कहीं ना कहीं सरकार के हित में या सरकार के खाते में। पर जब ये प्राइवेट बायर्स आ जाएंगे तो जो गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट स्टॉक है वो कहीं ना कहीं इससे कम होगा। दूसरी चीज़, मंडी ब्रिंग इन रेवेन्यू फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स। The diversion of agricultural trade towards private mandis could lead to the loss of state revenues। अभी जो मंडी होती थी कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की यानी कि राज्य सरकारों का कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करती थी। ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि किसान अगर वो राज्य की किसी मंडी के किसी डिस्ट्रिक्ट की मंडी में अपना अनाज देगा, सो कुछ ना कुछ टैक्सेस तो उसको देने ही हैं गवर्नमेंट को, सो या फिर अनाज अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में बेचने जा रहा है तो भी देगा। तो कहीं ना कहीं ये जो मंडी होती थी ये रेवेन्यू जनरेट कर रही थी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अगर प्राइवेट बायर्स का इंटरफेयर इसमें होगा तो कहीं ना कहीं जो स्टेट का जो रेवेन्यू है उसमें कुछ ना कुछ लॉस होगा।
और तीसरा जो मेन पॉइंट था, ये जो मिडिल मैन वर्किंग विद एपीएमसी एंड ट्रेडर्स विल बी अफेक्टेड, यानी कि जो आड़ती होते थे या जो मिडिल मैन था जो कि किसान और मंडी के बीच की एक कड़ी होती थी, यानी कि किसान जब अपना सामान मंडी में लेके जाता था, सो मिडिल मैन के थ्रू जो है वो सारे की सारे बातें करके और अपना प्राइस डिसाइड करके वो मिडिल मैन को अपना सामान दे देता था, और फर्दर वो मिडिल मैन का काम होता था कि वो मंडी में उस अनाज को किस रेट पर बेचेगा। सो ये सिस्टम आने से, जो दूसरा फार्मर लॉ आने से जो है मिडिल मैन का जो काम था वो कहीं ना कहीं ठप हो रहा है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे वर्कर्स जो मंडी में काम करते हैं, सामान लादना, उतारना, रखना, इन सब की भी जॉब्स पे कहीं ना कहीं इस जो है फार्मर लॉ से जो है असर आ रहा था। अब बात करते हैं तीसरे फार्मर बिल की, यानी कि फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 की। ये किस तरीके से जो तीसरा लॉ है इसमें फार्मर्स को एम्पावर किया गया और उनको जो भी वो खरीद फरोख्त करेंगे उसके थ्रू उनको एक अधिकार, क्या क्या अधिकार मिलेंगे उसके बारे में इस फार्म लॉ में बताया गया। सबसे पहला तो क्या है कि इट क्रिएट्स अ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। It provides a legal framework for farmers to enter into a written contracts with companies and produce for them। यानी कि इसमें बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है। अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या चीज़ होती है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई प्राइवेट बायर आपके पास आया, आपके पास खेत है, सपोज 12 बीघे आपके पास खेत है, सो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट वाला आपके पास आया और उसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई आप इस खेत में आलू बो दीजिए और आपका सारा आलू हम इस रेट पे खरीदेंगे। सो किसान को फ़ायदा क्या हुआ कि एक तो उसको एक अच्छा रेट मिल जाएगा, दूसरी चीज़ उसको अपना सामान लेकर के मंडी में आड़ती के पास जाना नहीं पड़ेगा और जो है लेन देन की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी ये किसान के लिए बेनिफिशियल थी, क्योंकि एक उसको उसकी फसल का एक अच्छा दाम मिल जाएगा, जितने दाम, और सबसे अच्छी चीज़ इसमें क्या थी कि जो भी एग्रीमेंट होगा वो रिटर्न फार्मिंग एग्रीमेंट होगा, जिसमें कि प्रोडक्शन होने से पहले ही प्राइस डिसाइड हो जाएगा। यानी कि किसान को फसल बोने के लिए वो बोलेगा कि आप ये वाली फसल बोइए और आपको से हम ये फसल इतने रेट में खरीद लेंगे। तो कहीं ना कहीं किसान को क्या है कि अगर उसकी मतलब मार्केट में जब उसकी फसल तैयार होगी बेसिकली, सो मार्केट में अगर उसका फसल का प्राइस मान लो उसने जैसे 1500 रुपये पर बोरा डिसाइड किया है कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही फसल बोने से, और जब उसकी फसल तैयार हुई 2-3 महीने के बाद और मार्केट में रेट सपोज चल रहा है 1,000 रुपया, सो किसान को तो फ़ायदा ही है, क्योंकि उसका ऑलरेडी प्राइवेट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि वो अपनी जो फसल जो है वो 1500 रुपये में बेचेगा। सो बेसिकली क्या था कि ये एक एम्पावर करता था किसान को, एक कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कि जो है आप अपनी फसल को बोने से पहले ही एक उसका प्राइस डिसाइड कर लीजिए। तीसरा क्या था? द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ 3 लेवल डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, कंसिलिएशन बोर्ड, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड अपीलेट अथॉरिटी। साथ ही साथ ये जो एक्ट था तीसरा वाला फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन वाला, इसमें जो था एक 3 लेवल सेटलमेंट मैकेनिज्म भी बनाया गया था, जिसमें कि एक कंसिलिएशन बोर्ड होगा, एसडीएम साहब भी रहेंगे और साथ ही साथ एक अपीलेट अथॉरिटी होगी। अगर किसी तरीके का जो है जो प्राइवेट बायर है और किसान के बीच में किसी तरीके का डिस्प्यूट होता है सामान की लेन देन में या अनाज की लेन देन में, सो उस डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए जो है ये एक बोर्ड भी गठित किया जाएगा इस एक्ट के तहत। बेसिकली ये जो तीसरा एक्ट था इसमें प्रॉब्लम्स जो क्या क्या थी इसके बारे में चलिए जानते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले जान लेते हैं कि गवर्नमेंट इसके फेवर में गवर्नमेंट के क्या क्या पॉइंट्स थे। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है will help small and marginal farmers transfer the risk of market unpredictability from the farmer to the sponsor। मैंने पहले भी बताया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इससे जो है किसान को जो है जो मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, यानी कि प्राइस किसी चीज़ का घट गया है बहुत या प्राइस किसी चीज़ का बढ़ गया है, सपोज जब उसने बोया था तब प्राइस 1800 था, अभी वो जब फसल काट रहा है तो प्राइस 1000 रुपये हो गया है। सो ऐसे केस में तो अगर वो मंडी में बेचेगा तो उसको लॉस हो जाएगा। सो इस तरीके का जो थोड़े बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी इससे किसान को थोड़ी छुटकारा मिल जाएगा कि भाई उसका प्राइस पहले ही डिसाइड हो जाएगा, मतलब फसल बोने से पहले ही, और फसल कटने के बाद तो जो प्राइवेट बायर है क्योंकि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है तो वो उतने में खरीदेगा ही। दूसरी चीज़ क्या थी? द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विल इनेबल द फार्मर टू एक्सेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड बेटर इनपुट्स। दिस वुड अलाउ फार्मर्स टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्टिविटी एंड ऑल्सो रिड्यूस इनपुट कॉस्ट। ये तो सिंपल सी बात है कि जब प्राइवेट बायर आएगा तो भाई फार्मर जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ भी भागेगा, किस तरीके के इनपुट्स दे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस हो, हाइब्रिड क्रॉप्स उगाए या ज़्यादा से ज़्यादा उसको आउटपुट मिले अपनी फसल से। सो ऑब्वियसली प्राइवेट बायर के या फिर प्राइवेट एंटिटी के एंटर करने से जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो है किसान को जो है ये भी बेनिफिट होगा कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी जो है वो परिचित हो जाएगा। तीसरी चीज़, द एक्ट सीक्स
टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन प्रोक्योरमेंट एंड रिड्यूस द गवर्नमेंट बर्डन ऑफ प्रोक्योरिंग। सिंपल सी बात है कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो प्रोक्योरमेंट भी वही करेगा, ज़मीन उसके पास होगी, स्टोरेज कैपेसिटी उसके पास होगी, किसान से अनाज लेगा, उसमें स्टोर करके रखेगा। तो इससे क्या होगा कि जो सरकार के पास प्रोक्योरमेंट का एक बर्डन है, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर करके रखता है, वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसमें अपना इंटरफेयर करके इस इनिशिएटिव को लेकर के वो गवर्नमेंट के इस बर्डन को थोड़ा बहुत रिड्यूस कर देगा। चौथी चीज़ क्या थी? द लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विल एम्पावर फार्मर्स टू एंगेज विद द कॉन्ट्रैक्ट बायर्स ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड विदाउट एनी फियर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इसमें क्या था कि एक लीगल फ्रेमवर्क जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बन करके आएगा, जो कि कहीं ना कहीं फार्मर्स को क्या एम्पावर करेगा, यानी कि उनको एक तरीके से सुदृढ़ बनाएगा कि वो भाई बायर से सीधे सीधे बात करेंगे, आमने सामने बात करेंगे, या कह सकते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड पे। कहने की बात यही हुई कि भाई ज़मीनी स्तर पर बात कर लेंगे, उसके लिए उन्हें मंडी या आड़ती या बिचौलिए के पास जाकर के जो है डिस्कशन नहीं करना पड़ेगा अपनी फसल को बेचने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं एक जो एक्सप्लॉयट हो जाता है कि कोई किसान अपना अनाज लेके किसी मंडी में गया, वो 1500 में बेचना चाहता है, पर बायर कहता है कि भाई हम तो 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे। तो इस तरीके के एक्सप्लॉयटेशन से भी जो है वो बचेंगे। बात करते हैं अभी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स की, यानी कि इस केस में, इस बिल में किसानों को क्या प्रॉब्लम्स थी या उनको क्या लगता था कि किस तरीके के उनको लॉसेस हो सकते हैं। पहली चीज़ तो किसानों के जो पॉइंट्स थे उसमें था कि द इनएबिलिटी ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सच फार्मर्स। पहली चीज़ तो कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी इसकी गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर नहीं थी। कुछ तो कुछ कहीं किसान या ज़मीनी स्तर पर किसान को जो है इसकी गाइडलाइंस के साथ डील करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, जिसकी वजह से हो सकता था कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि किसी किसान ने जो है एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो अपनी फसल 1800 रुपये पर कट्टे में बेचेगा, पर जब उसकी फसल बन के तैयार हुई तो प्राइवेट बायर आया और उसने बोला कि भाई मैं तो 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा, बेचना है तो बेचो, नहीं बेचना है तो मत बेचो। अब इस डिस्प्यूट में किसान के पास क्या है, क्योंकि किसान तो अगर बहुत लोअर तबके का है तो वो कहाँ कहाँ भागेगा अपनी जो है प्रोड्यूस के लिए, किससे बोलेगा कि आपने पहले 1800 रुपये बोले थे अब आप 1000 रुपये दे रहे हैं। सो इस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन भी जो है वो हो सकता है। दूसरी चीज़, द लैक ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ फार्मर्स विद बिग कंपनीज इज ऑल्सो अ मेजर कंसर्न। अब भाई फार्मर अगर बहुत लोअर तबके का है, निचले तबके का है, सो उसके पास इतना नॉलेज तो है नहीं कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों से बार्गेनिंग करता फिरे अपने प्रोड्यूस के लिए। भाई सिंपल सी बात है, अगर लेज़ है, जो कि लेज़ जैसी कंपनी है, चिप्स बनाती है, सो उसको तो आलू चाहिए। सो अगर मान लो पूरे गांव में जा करके एक कई सारे खेत वालों से बोल करके वो बोलता है कि भाई आप सब अपनी फसल खेत में आलू बो दो और आपका आलू हम इस रेट में ख़रीद लेंगे। बाद में जब आलू प्रोड्यूस हो जाता है, सो जा करके वो मार्केट जो भी प्राइवेट बायर है वो बोलता है कि नहीं भाई अभी तो हमें आलू की ज़रूरत है नहीं, या आलू हम आपसे इतने रेट में नहीं खरीद सकते। तो इस तरीके के जो डिस्प्यूट्स होंगे, अब उसमें किसान उतने अच्छे से बार्गेनिंग नहीं कर सकता जितने अच्छे से एक अच्छा मार्केटिंग समझता हुआ इंसान जो है वो कर सकता है। तीसरी चीज़ क्या थी? लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर अ लीगल बैटल विद प्राइवेट कॉर्पोरेट एंटिटीज़, यानी कि किसानों के पास कहीं ना कहीं जो लीगल बैटल होता है, कहने का मतलब अगर उनको उनके प्रोड्यूस का सही रेट नहीं मिल रहा है, किसी तरीके का डिस्प्यूट है, तो वो प्राइवेट कॉर्पोरेट एंटिटी के साथ किसान कैसे लड़ेगा। तो उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, इन सब चीज़ों के बारे का थोड़ा बहुत अभाव है, किसानों का ऐसा कहना था। ओवरऑल इस पूरे क्लास के दौरान हम सभी ने एक फार्म बिल्स की जर्नी, यानी कि शुरू से लेकर के किस तरीके से गवर्नमेंट आज उसको रिपील करने का डिसीजन ले रही है, इसके बारे में डिस्कस किया। यह डिसीजन भारत की सरकार के द्वारा लिया हुआ एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है, और कहीं ना कहीं हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, यानी कि जिसमें जनता की बात को सर्वोपरि रखा जाता है, उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सुना और सही समय पर उस पर एक अच्छा डिसीजन लिया है। इसको देखना ही। आप सभी को अगर आज की क्लास का कंटेंट अच्छा लगा हो, सो इसे फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट्स का स्वागत है, इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, थैंक यू।